हेलो एवरीवन, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में मगध साम्राज्य पार्ट 2 में हमने कहाँ तक पढ़ा था। हमने हर्यक वंश के बारे में पढ़ा था और उसके जो शासक हुए हैं ना, उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने उसके बारे में पढ़ा था। तो अब चलिए, हर्यक वंश के बाद जो नया जो नेक्स्ट जो वंश होता है, जो नेक्स्ट जो डायनेस्टी होती है, वो कौन सी होती है? वो होती है नागवंश की। ठीक है, शिशु नागवंश इसका संस्थापक था। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से हम लोग आज के वीडियो में शुरू करते हैं। देखिए, शिशु नागवंश, इसका टाइम पीरियड देखिए 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व। ठीक है, 412 यानी कि 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व। ये जो हर्यक वंश है, इसके बाद कौन सा वंश आता है? नागवंश आता है। ठीक है, इसका संस्थापक कौन होता है? इसका संस्थापक शिशु नाग होता है। ठीक है, और इसी के नाम पर जो है इस वंश का नाम भी पड़ता है नागवंश। क्लियर? तो देखिए, यहाँ पर संस्थापक इसका शिशु नाग है। अब देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, शासक बनने से पूर्व शिशुनाग जो था वो अमात्य और बनारस के गवर्नर के रूप में कार्य कर रहा था। ठीक है, जब शासक बना उससे पहले जो शिशुनाग था क्या था? अमात्य के रूप में और बनारस के गवर्नर के रूप में वो काम कर रहा था। ठीक है, अब जब शिशुनाग जो है वो शासक बन गया, जब उसने अपने वंश की स्थापना कर दी, तो उसने क्या किया? जो पाटलिपुत्रा राजधानी थी, ठीक है ना, पाटलिपुत्रा राजधानी थी ना, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हर्यक वंश में हमने पढ़ा था कि उनकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्रा थी। ठीक है ना, हर्यक जो डायनेस्टी है उनकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्रा थी। ठीक है, पाटलिपुत्रा किसने बनाया था? उदयन ने बनाया था। उदयन कौन था? अजातशत्रु का पुत्र था। ठीक है, तो इसने क्या किया? शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से वैशाली कर दी। ठीक है, चेंज कर दी। देखो, जो भी रूलर्स आते थे ना, वो अपने इच्छा अनुसार जो कैपिटल होता था उसे चेंज करते रहते थे। ठीक है, तो पाटलिपुत्रा से शिशुनाग ने जो राजधानी थी उसे क्या किया? उसे वैशाली कर दिया। ठीक है, अब देखो, वैशाली क्यों किया? क्योंकि वैशाली उसकी माँ की जन्मस्थली थी। उसकी माँ का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। किसकी माँ का जन्म? शिशुनाग की माँ का जन्म वैशाली में हुआ था। ठीक है, उसने वैशाली नगर की पुनः स्थापना की। आगे देखिए, शिशुनाग ने ही सर्वप्रथम अवंती को जीता था। चूंकि वत्स पर अवंती का अधिकार था, इसलिए शिशुनाग का वत्स तथा अवंती दोनों पर अधिकार हो गया। अब तो ये तो बहुत ही सिंपल है कि वत्स जो था उस पर अवंती का अधिकार था। ठीक है, और अवंती को शिशुनाग ने जीत लिया। अब जब शिशुनाग ने अवंती को जीत लिया, तो इसका मतलब कि ऑटोमेटिक उसने वत्स को भी जीत लिया, है ना। तो ये क्लियर हो गया आपको कि अवंती और वत्स दोनों पर ही शिशुनाग का अधिकार हो गया था। ठीक है, अब शिशुनाग के बाद आता है कालाशोक या काकवर्ण। ठीक है, इसका टाइम देखिए 394 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व। अब देखो, इसने क्या किया कि इसने राजधानी पुनः पाटलिपुत्रा को बनाया। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी कोई नया रूलर आता था, तो वो अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है, जैसी उसकी मर्जी होती थी, वो अपनी जो कैपिटल होता था उसे वो चेंज करते रहते थे। अब जो शिशुनाग था उसने पाटलिपुत्रा से वैशाली किया और कालाशोक ने फिर से पाटलिपुत्रा को ही अपनी राजधानी बना दी। ठीक है, अब देखो, इसके समय में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट घटना है, वो क्या थी कि इसी के समय में दूसरी बौद्ध संगति, ठीक है ना, वैशाली में हुई थी। किसके समय में? कालाशोक के समय में। ठीक है, कालाशोक के समय में ही दूसरी जो बौद्ध संगति थी, ठीक है, वो वैशाली में हुई थी। तो कालाशोक के समय की ये एक महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि दूसरी जो घटना थी वो कालाशोक के समय में जो बौद्ध संगति हुई थी, दूसरी बौद्ध संगति, वो हुई थी। और कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। ठीक है, पहली कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। ठीक है ना, जिसे हम राजगीर कहते हैं। चलिए, हर्षचरित्र के अनुसार कालाशोक की हत्या राजधानी के समीप घूमते हुए महापद्मनंद ने छुरा भोग कर दी थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हर्षचरित्र है, इसके अनुसार
कालाशोक की जो हत्या है वो उसी के राजधानी के समीप घूमते हुए महापद्मनंद ने छुरा भोग कर दी थी। और इसके बाद जो है महापद्मनंद जो है अब वो जो है नंद वंश का शुरुआत कर देगा। ठीक है, महानंदी शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। महानंदी शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। क्लियर। चलिए, अब जो है नाग जो शिशुनाग वंश जो था उसकी कहानी यहाँ हो जाती है ख़त्म। ठीक है, तो नाग वंश के बाद अब बारी आती है नंद वंश की। ठीक है ना, हमने कौन कौन सा पढ़ा? हमने हर्यक वंश को पढ़ा, हमने नाग वंश को पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे नंद वंश को। ठीक है ना, तो हर्यक वंश और हर्यक वंश तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मगध का वास्तविक अगर संस्थापक अगर कहा जाए तो वो कौन था? जो बिंबिसार था। ठीक है ना, हर्यक वंश का जो शासक था बिंबिसार, उसे ही मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, और दूसरा जो हमने नाग वंश के बारे में पढ़ा तो उसमें इम्पॉर्टेंट जो क्या था कि जो कालाशोक था, जिसे कि काक वर्ण भी कहा जाता है, उसी के समय में दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में आयोजित की गई थी। क्लियर। चलिए, अब हम बढ़ते हैं आगे नंद वंश की तरफ। नंद वंश का टाइम देखिए 394 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व। ठीक है, इसकी राजधानी पाटलिपुत्रा। इस वंश में कुल 9 राजा हुए, इसलिए इन्हें नवनंद भी कहते हैं। ठीक है, इस वंश में कुल कितने राजा हुए? 9 राजा हुए, इसीलिए इसे नवनंद भी कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे देखो। पुराणों में कहा गया है कि महापद्मनंद राजा था, जबकि बाकी 8 उसके पुत्र थे। ठीक है, पुराणों में नंद शासकों को अधार्मिक, अर्थरुचि कहकर निंदा की गई है। बौद्ध ग्रंथों में नंद वंश को अज्ञात कुल का कहा गया है। बौद्ध ग्रंथों में नंद वंश को अज्ञात कुल का कहा गया है, यानी कि जिसके कुल का कुछ पता ना हो। ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथों में नंद वंश को अज्ञात कुल का कहा गया है। पुराणों में नंद शासकों को क्या कहा गया है? अधार्मिक, यानी कि जो धार्मिक ना हो। ठीक है, चलो अब देखो नंद वंश का जो संस्थापक था वो कौन है? महापद्मनंद। ठीक है, यह जाति का शूद्र था। जैन ग्रंथ में परिशिष्ट पर्वन इसे दास और गणिका से उत्पन्न बताया गया है। ठीक है, जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन क्या है? एक जैन ग्रंथ है। इसमें जो महापद्मनंद है इसे क्या बताया गया है? इसे दास और गणिका से उत्पन्न बताया गया है। ठीक है, गणिकाएं होती थी ना जो दरबार में डांस वगैरह किया करती थी। ठीक है ना, चलिए देखते हैं महापद्मनंद की उपाधियां। तो महापद्मनंद की बहुत सारी उपाधियां हैं, तो देखते चलिए। पहला, महापद्म। ये एक ऐसी सेना का स्वामी जो इतनी बड़ी हो कि कमल के रूप में संगठित हो सके। ठीक है ना, पद्म जो होता है, पद्म का मतलब ही कमल होता है। ठीक है ना, तो महापद्म इसका एक उपाधि क्या थी इसकी? महापद्म, यानी कि एक ऐसी सेना का स्वामी जो इतनी बड़ी हो कि कमल के रूप में संगठित हो सके। ठीक है, कमल जैसे होता है ना, उस प्रकार से संगठित हो सके। ठीक है, आगे है महापद्मपति। नेक्स्ट इसकी उपाधि क्या है? महापद्मपति, अमित कोश निधि का स्वामी। ठीक है, अमित कोश निधि का स्वामी। उग्रसेन, पाली ग्रंथ महाबोधि वंश में उग्रसेन अर्थात जिसके पास भयंकर सेना हो। ठीक है, उग्रसेन का क्या मतलब हुआ? ये भी इसकी उपाधि थी। इसका मतलब हुआ जिसके पास भयंकर सेना हो। ठीक है, एकराट, एकराट इसकी उपाधि थी, यानी कि कली का अंश। सर्वछत्रांतक, यानी कि द्वितीय परशुराम। ठीक है, सर्वछत्रांतक का मतलब हो गया द्वितीय परशुराम। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसकी उपाधि अपरोपरशुराम। ठीक है, अपरोपरशुराम, यानी कि भार्गव आदि महापद्मनंद की उपाधियां पुराणों में वर्णित हैं। ठीक है, अपरोपरशुराम, भार्गव आदि महापद्मनंद की उपाधियां पुराणों में वर्णित हैं। तो ये सारे जो हैं ये इसकी उपाधियां थीं। ठीक है ना, टाइटल्स थे इसके जो इसने धारण कर रखे थे।
ठीक है। आप सभी जानते ही हैं कि पहले के जो रूलर्स होते थे वो कोई ना कोई टाइटल जरूर धारण करते थे, है ना। तो ये सब जो है इसके टाइटल्स थे। अब देखो, बताया जाता है कि उसने सभी क्षत्रियों का नाश किया। इस कार्य में उसकी मदद उसके जैन मंत्री कल्पक ने की थी। ठीक है, जो यहाँ हमने ये पढ़ा ना, सर्व छत्रांतक, जो द्वितीय परशुराम कहा गया इसे, इसने जो उपाधि धारण की वो इसी वजह से की होगी, क्योंकि परशुराम जो थे, भगवान परशुराम, उन्होंने भी ऐसे कसम खाई थी ना कि मैं इस धरती से जितने भी क्षत्रिय हैं, मतलब अच्छे क्षत्रिय नहीं, जो जो दुराचारी होंगे, है ना, उनको उनका वो नाश कर देंगे। तो इसी प्रकार से जो महापद्मनंद था, इसने भी सभी क्षत्रियों का नाश किया था, इसलिए ये टाइटल जो है इसने भी धारण की थी। क्लियर। इस कार्य में उसकी मदद किसने की थी? जैन मंत्री कल्पक ने की थी। कल्पक ने महापद्मनंद की आक्रामक विस्तारवादी नीति से प्रभावित होकर मंत्री का पद स्वीकार किया था। चलिए, ये तो बात हो गई महापद्मनंद के टाइटल्स की, उसकी उपाधियों की। अब हम बात करते हैं उसके विस्तार की, उसके साम्राज्य का जो विस्तार था उसके बारे में। ठीक है, इसने कलिंग, कौशल, हेय एवं अश्मक जीता था। संभवतः इसी विजय के उपलक्ष्य में गोदावरी तट पर नवनंद देहरा यानी कि नांदेड़ नगर का उसने नामकरण किया था। ठीक है, नांदेड़ जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, तो ये जो है ऐसा बताया जाता है कि इसने जो कलिंग, कौशल, हेय और अश्मक को जो जीता था, तो इसी विजय के उपलक्ष्य में इसने गोदावरी नदी के तट पर नवनंद देहरा, ठीक है, उस समय जो नाम था उसका नाम क्या था? नवनंद देहरा, जिसे कि अब हम नांदेड़ के नाम से जानते हैं, इस नगर का उसने नामकरण किया था। ठीक है, नांदेड़ कहाँ है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर नांदेड़ में एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। चलिए, अपने गुरुद्वारे के लिए नांदेड़ जो है वो फेमस है। चलिए आगे देखते हैं। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से इसकी कलिंग विजय की पुष्टि होती है। ठीक है, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से महापद्मनंद के कलिंग विजय की पुष्टि यानी कि उसकी जानकारी जो है वो होती है। वह यहाँ से जीन सेन की प्रतिमा उठाकर ले गया तथा कलिंग में नहरों का उसने निर्माण करवाया। यहाँ से वो क्या ले गया? जीन सेन की प्रतिमा उठा करके ले गया। ठीक है, और कलिंग में इसने क्या किया था? नहरों का निर्माण करवाया था। क्लियर। तो ये याद रखिएगा कि हाथी गुफा अभिलेख कहाँ है? खारवेल में है। ठीक है, देखिए जो चीज़ें यहाँ पर हम पढ़ते हैं इन्हीं में सवाल छुपे होते हैं और इन्हीं में जवाब भी छुपे होते हैं। तो इन सब चीज़ों को बहुत ही ध्यान से सुनना है, समझना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसने साम्राज्यवादी प्रसार में गंगा घाटी का अतिक्रमण कर विंध्य पर्वत के दक्षिण में अपना पताका फहराया। ऐसा करने वाला वह पहला मगध नरेश था। अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ नोट में डाला हुआ है। पुराणों में केवल महापद्मनंद एवं उसके पुत्र सुकल्प की चर्चा है। ठीक है, पुराणों में अगर हम पुराणों की बात करें तो इसमें केवल महापद्मनंद और उसके पुत्र सुकल्प की चर्चा की गई है। ठीक है, महाबोधि वंश में 9 राजाओं की सूची मिलती है, पुराणों में केवल 2 की सूची मिलती है, और वहीं पर महाबोधि वंश में 9 राजाओं की सूची मिलती है। ठीक है, जिसमें कि उग्रसेन, पांडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशाणक, दास सिद्धक, कैवर्त और 9वां धनानंद। ठीक है, तो ये जो नाम है ये हमें कहाँ मिलते हैं? इन राजाओं की सूची हमें महाबोधि वंश में मिलती है। याद रखिएगा कि महाबोधि वंश में 9 राजाओं की सूची मिलती है, वहीं पुराणों में केवल 2 राजाओं की सूची मिलती है, महापद्मनंद और उसके पुत्र सुकल्प की। ठीक है, चलिए अब महापद्मनंद के बाद जो महत्वपूर्ण शासक हुआ नंद वंश का, वो कौन था? वो धनानंद था। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं धनानंद के बारे में। धनानंद को यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है।
ठीक है। धनानंद को यूनानी लेखकों ने क्या कहा है? अग्रमीज कहा है। पुराणों में उसे औग्र सैन्य कहा गया है। पुराणों में इसे क्या कहा गया है? औग्र सैन्य कहा गया है, ठीक है। और इसका एक नाम जेंद्रमीज भी मिलता है। जो धनानंद है इसका एक और नाम क्या मिलता है? जेंद्रमीज, ठीक है। ये भी इसका एक नाम जो है मिलता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। धनानंद का सेनापति भद्दशाल था, ठीक है। धनानंद का सेनापति कौन था? भद्दशाल था। इसका मंत्री जैनी शक्टाल था। शक्टाल के मृत्यु के बाद उसके पुत्र स्थूलभद्र को मंत्री पद दिया गया, ठीक है। शक्टाल पहले इसका मंत्री था। इसकी मृत्यु के बाद धनानंद का मंत्री कौन बना? स्थूलभद्र बना, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट, देखिए क्या है। स्थूलभद्र जैन साधु हो गया था। बाद में स्थूलभद्र जो है वो उसने जैन धर्म स्वीकार कर लिया और वो जैन साधु हो गया। धनानंद सिकंदर का समकालीन था और इसी के समय सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ, ठीक है। धनानंद जो था वो सिकंदर का समकालीन था और इसी के समय में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था, ठीक है। सिकंदर का जो आक्रमण था उसके बारे में जो चाणक्य है वो धनानंद के दरबार में बताने आते हैं, है ना, कि भाई जो बाहरी एक विदेशी आक्रमण जो है वो हमारे देश पर होने वाला है, इसे तुम रोको। लेकिन धनानंद ने क्या किया? चाणक्य का भरी सभा में अपमान कर दिया और उसने अपमानित कर करके वहाँ से निकाल दिया। और भाई चाणक्य ठहरे ब्राह्मण आदमी, उन्होंने भी अपनी चुटिया को खोल दी और प्रण ले लिया कि अब जब तक इस धनानंद का घमंड को चूर नहीं कर दूंगा तब तक जो है मैं चैन की सांस नहीं लूँगा। और इसी वजह से उन्होंने किसको शिक्षा दी? किसको अपना ये बनाया? मतलब शिक्षा करके शासक के रूप में किसे तैयार किया? चंद्रगुप्त मौर्य को, है ना। चलिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक से, फिलहाल हम इसे देख लेते हैं। यह नंद वंश का अंतिम शासक था। बाद में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसे मरवा दिया। देखिए यहाँ पर आ भी गया कि यह जो था वो नंद वंश का अंतिम शासक था और चाणक्य ने बाद में इसे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मरवा दिया था। मुद्रा राक्षस के अनुसार नंद वंश के विनाश में जैन धर्म की भूमिका थी, ठीक है। मुद्रा राक्षस के अनुसार नंद वंश के विनाश में किसकी भूमिका थी? जैन धर्म की भूमिका थी, ठीक है। चलो अब यहाँ हम पढ़ेंगे नंद शासकों की उपलब्धियाँ। क्या क्या उपलब्धियाँ थीं नंद शासकों की, इसके बारे में ऑलमोस्ट जो हमारा ये नंद जो वंश है इसके बारे में जो हमारा पूरा जानकारी जो है हमारी वो अब ख़त्म होने वाली है। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो इसकी उपलब्धियाँ देखिए नंद शासकों की। समस्त नंद शासक परम धनी एवं जैन मत के पोषक थे। उनके अधीन मंत्री का पद वंशानुगत होता था। हमने देखा ना कि पहले जो शक्टाल था वो जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसका जो पुत्र होता है स्थूलभद्र वो मंत्री बन जाता है, ठीक है। यानी कि मंत्री का जो पद था वो वंशानुगत था। वे साइबेरिया से सेना मंगवाते थे। जो नंद वंश थे ये कहाँ से सेना मंगवाते थे? साइबेरिया से। वर्ष, उपवर्ष, वारुचि, कात्यायन जैसे विद्वान नंद काल में ही उत्पन्न हुए। नंद शासकों ने वाट माप का मानकीकरण किया और माप तौल की नई प्रणाली। देखिए ये जो माप तौल की जो नई प्रणाली है कुछ बहुत ही लेंदी है, तो इसको हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि नंदो पक्रमाणी मानानी चलाई थी, ठीक है। नंदो पक्रमाणी मानानी चलाई थी। ये एक माप तौल की नई प्रणाली थी जो कि नंद शासकों ने चलाई थी, ठीक है। माप तौल की एक नई प्रणाली नंदो पक्रमाणी मानानी किसने चलाई थी? नंद शासकों ने चलाई थी, नंद काल में चला था, ठीक है। नंदों की अतुल संपत्ति का उल्लेख वेनसांग एवं संगम कालीन कवि मामूलार ने किया है, ठीक है। नंदों की जो अतुल संपत्ति थी उसका उल्लेख किसने किया है? जो फॉरेनर जो ट्रैवलर्स थे उनके बारे में, उनकी जानकारी से भी हम लोग को पता चलता है ना अपने देश के बारे में। तो वेनसांग जो था उसने, और संगम कालीन कवि थे मामूलार, उन्होंने इसका विवरण दिया है,
ठीक है, इससे हमें इनके अतुल संपत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नंद वंश पहला वंश था जिसने बड़े पैमाने पर आहत सिक्के जारी किए थे। ठीक है, नंद वंश जो था वो पहला वंश था जिसने बड़े पैमाने पर, ठीक है, बड़े पैमाने पर, देखिए पहली बार आहत सिक्के जारी किए थे ऐसा कहीं यहाँ नहीं लिखा हुआ है, बड़े पैमाने पर आहत सिक्के जारी किए थे ये यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। देखिए, नंद वंश पहला ऐसा राजवंश था जिसने प्रथम बृहत मगध साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने पाटलिपुत्रा को समस्त उत्तरी भारत का केंद्र बना दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, नागवंश के बारे में पढ़ा और नंद वंश के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब नंद वंश के बाद जो नेक्स्ट जो वंश होगा, जो नेक्स्ट जो डायनेस्टी होगी वो कौन सी होगी, वो होगी मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, तो मौर्यन के बारे में हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग पूरा उनके बारे में पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आज के वीडियो में बस इतना ही हम पढ़ेंगे। अब आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मुझे कमेंट करके यह ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।